खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरबिद भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब, मैं सैयद काजी। नाज़रीन, मिक्स्ड बैग है, खबरें आ रही हैं मुख्तलिफ। अगर अपोजिशन का हम कैंप देखें तो यहाँ यूँ लगता है कि जैसे मार्च में बस चलाओ हुकूमत का, और दूसरी समत से मुख्तलिफ खबरें। मगर क्या हकीकत है, बात करेंगे पैनलिस्ट से। वज़ीर आज़म अवामी राब्ता मुहिम भी शुरू कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो बल्दियाती इलेक्शन के ज़िमन में जो है वो लोगों से मुलाकातें करेंगे या जल्द से जुलूस करेंगे। और आइंदा बजट में 430 अरब रुपये के मजीद टैक्स क्या लगाए जाएंगे, इसका इम्कान है। और ये जो दौरा चीन था, इससे हमें क्या हासिल हुआ और क्या हासिल नहीं हुआ। मगर भट्टी साहब, सबसे पहले तो हम आ जाते हैं इस अपोजिशन की बड़ी हलचल है, बड़े बयानात आ रहे हैं, MQM मिल रही है कि PMLQ से, और क्या समझें कि चलाओ हुकूमत का प्रोग्राम ख़त्म होने तक या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, वक्त का तयन तो हम नहीं कर सकते। हम हमेशा ही कहते रहे कि अपोजिशन ही, लेकिन पहली दफ़ा मेरी अपनी राय के मुताबिक ये मुलाकात तो एक बहाना है जो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब में हुई है। स्क्रिप्ट लिखा जा चुका है। इमरान खान साहब के खिलाफ इस कदर सियासी तूफान मैंने इन 3.5 सालों में नहीं देखा। अचानक मुलाकात, आप समझते हैं कि उन्होंने फ़ोन किया शहबाज साहब ने, और बिलावल साहब और आसफ अली जरदारी बीमारी की हालत में लाहौर आए पहुँच के। अब MQM किससे मिल रही है? काफ लीग से और शहबाज से। ये MQM है मुस्लिम हुकूमती इत्तेहादी। काफ लीग किसकी हुकूमती इत्तेहादी? कल वो अवामी नेशनल पार्टी ने कह दिया हम हुकूमत के साथ नहीं चल सकते, हमारे एग्रीमेंट पूरे नहीं किए। अगर ये स्टेज आती है कि हुकूमती इत्तेहादियों में से MQM और काफ लीग में से एक अलहदगी का ऐलान कर देते हैं, ऐलान, तो फिर एक मुतालबा आपको नज़र आएगा। क्योंकि इस वक्त अपोजिशन की जो हिकमत अमलिया, जो मैंने मतलब है बतौर रिपोर्टर ने खबरें ली है, वो चाहते हैं हम अदम एतमाद ना लाएँ, ऐसे हालात हों कि हुकूमती इत्तेहादी जमातें दो छोड़ जाएं तो हम के एतमाद का वोट लें, और यकीनन इमरान खान एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। तो मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब ने जो 3.5 साल असल अवाम को इग्नोर किया है और सिर्फ इंतकाम का लिया है, अब इमरान खान साहब के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है, यही ऐसे इकबाल साहब ने भी, मलिक साहब कुछ कह रहे हैं वो इत्तेहादियों के हवाले से, जो गवर्नमेंट के इत्तेहादी। तो ज़रा उनकी बात सुन लेते हैं, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। हलीफ जमातों में अब सोच बदल रही है यार। अभी हम इसके इशारे देख रहे हैं कि जो उनकी हलीफ जमातें हैं उनमें काफ़ी बेचैनी पाई जा रही है। वो राब्ते हुए हैं हलीफ जमातों के साथ? जी, हमारे राब्ते मुसलसल रहते हैं, हम मिलते रहते हैं, पार्लियामान के अंदर भी मिलते रहते हैं, बाहर भी मिलते रहते हैं। जी मलिक साहब, क्या आपके इशारे बता रहे हैं? काजी साहब, मेरी तो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसमें मुझे तो लगता है कोई इन रियलिटी हमारी अपोजिशन सारी भी हो जाए, आधी भी हो जाए, इनके पास कोई ऐसी पावर नहीं कि ये इमरान खान को नुकसान पहुँचाएँ। ये बेसिकली सारी तैयारी कर रहे हैं। ये जो एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा प्रेशर बल्दियाती इलेक्शन का भी है। अब देखें, सिंपल सी लॉजिकल बात है, काफ लीग ने पिछले महीने कहा जी कि इमरान खान साहब खुदा का वास्ता नवाज शरीफ को भूलें, कुछ करें। मतलब क्या है कि हमें प्रेशर, हम लोगों के पास नहीं जा सकते। MQM ने कहा अब हम चल नहीं सकते, बाप वालों ने कहा अब हम आपके साथ नहीं चल सकते, जितने भी इत्तेहादी हैं। भाई अगर आपके साथ ये इतने बुरे इमरान के हालात हैं तो आप पहले सेनेट पे जाएँ, सेनेट के चेयरमैन को फारग कर दें, 2 मिनट का काम है, वहाँ की अक्सरियत है। अच्छा, अब चलते हैं कौमी असम्बली में, वहाँ आपका स्पीकर बैठा हुआ है, चलें बड़ा शोर डालते हैं जी 40 लोग PTI के हमारे साथ हैं। अगर 40 लोग आपके साथ हैं, उसमें 20 भी उस दिन छुट्टी कर लेना, कुछ भी नहीं उन पर ला लगता, आपका स्पीकर 1 मिनट में बदल जाता है। तो मुझे लगता है ये सारे अलाइनमेंट कर रहे हैं। एक्चुअली हालात इमरान पे दबाव डाला जा रहा है, और सबको एक बात का पता है कि इनके पास, किसी के पास वो ना पॉलिटिकल पावर है, ना वो सोच है, ना अवाम है, ये हुकूमत ही बदल सकते। हाँ, कोई इशारा आ जाए तो उसके लिए तैयारी मैं भट्टी साहब से फिर एग्री कर दूँ, इन्होंने तैयारी की है। चले, कुछ इशारे की बात करने से पहले भट्टी साहब जरा खाकान अब्बासी साहब को सुन लीजिएगा। शायद खाकान अब्बासी साहब, हमारा मुल्क इस वक्त आइन के मुताबिक नहीं चल रहा, गैर आइनी मुदाखलत हमारे निजाम के अंदर। जब ये बैसाखियाँ हटेंगी, आप यकीन करें 24 घंटे के अंदर अदम एतमाद हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा है, कम से कम 22 PTI के MNAs को मैं जानता हूँ जो इस जमात के साथ नहीं चलना चाहते। वो ये कहते हैं अगर PTI के टिकट पर अपने हल्के में गए, हमें वोट नहीं पड़ेगा, हमें कामयाबी नहीं होगी, हमारी सियासत खत्म हो जाएगी।
तो भट्टी साहब ये बैसाखियाँ सिर्फ PTI की यानी मलकियत में है? देखिए बदकिस्मती है, जो भी हुकूमत आती है वो अवामी ताकत की बजाय बैसाखियों के सहारे पे चलती है। अगर आप पिछले माजी की कोई 30 सालों की हुकूमत देखें, 30 सालों की हुकूमत अवाम की सियासी जमातें अवाम को अवाम समझते ही नहीं, वो जानते हैं ये अवाम वोट भी दे दे तो हम नहीं आ सकते। शाहिद हकान बासी साहब 18 या कितने कह रहे हैं मुझे नहीं पता, 22 कह रहे हैं, 22 का मुझे नहीं पता। 4 लोगों से मेरी PTI लोगों के बात हुई है जिन्होंने तस्दीक किया कि हमारी शहबाज साहब से बात हो गई। 4 लोग MNA से मेरी बात क्या होता है। लेकिन मेरे ख्याल में जो शाहिद हकान बासी साहब ने अमूमन अगर कोई न्यूट्रल हो जाता है तो 72 घंटे भी इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं रहेगी। देखना ये है, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, MQMO या काफ लीग हुकूमत पर 1000 दफ़ा में एतमाद कर चुके हैं लेकिन छोड़ते नहीं, फिर रेस्क्यू करना आ जाते हैं। अब जो सुना था कि IMF का जो बिल था वो हुकूमत ने मंजूर करा लिया, क्योंकि अगर वो IMF का बिल मंजूर ना होता तो आपके कर्जे मज़ीद रीशेड्यूल नहीं होने थे। तो अब इमरान खान को असल झटका लगता है, ये सह जाते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, वो मुझे नहीं पता। लेकिन इस दफ़ा थ्रेड खासा है और ये दोनों तीनों मुलाकातें जो कल होनी है चौधरी शुजात साहब परवेज़ लाई साहब से MQM की और शहबाज शरीफ से, इससे पहले मामला काफ़ी हद तक तय हो चुके हैं। अपोजिशन और हुकूमत की इत्तेहादी जमातें, और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मुतरक है वो है इस मोहतरम जहांगीर तरीन साहब। हाँ, उनकी भी मुलाकात कोई हुई है पंजाब की किसी शख्सियत से? मुझे नहीं पता, लेकिन कादी साहब ये होगा तब भी जब पीछे से इशारा होगा। ये पीछे वाले अब मुझे बताएं, काफ लीग की मैं बात कर रहा हूँ, पंजाब में सिर्फ काफ लीग का अपना हाथ उठा ले तो कल पंजाब में अपना तरीके दमत मान ले, पंजाब फारिग होता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि हम कर क्या रहे हैं, कौन सी कैलकुलेशन है जो मीटिंगें करके हम कर रहे हैं। मैं इससे पहले जवाब दे दूं, असल कैलकुलेशन इमरान खान की हुकूमत गिराना ना कल था ना आज। अच्छा जी, आफ्टर दैट क्या होगा ये प्लानिंग हो रही है। ये आज आप ये भी प्रोग्राम रिकॉर्ड, हर प्रोग्राम ही है, असल हो रही है आगे। इकॉनमी तबाह हो गई है, आपने देखा कितने टैक्स लगने जा रहे हैं जो IMF की, वो हम रखा हुआ हमने, वो आपको उस पर करेंगे। अच्छा, इसमें एक छोटा सा मैं भी स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, छोटा सा मैं भी एक कमेंट कर दूं। इस मुल्क की जो तारीख बताती है वो बताती है यहाँ वोटर ने कभी हुकूमत नहीं बदली। सऊदी अरब के वज़ीर दाखिल आज आ चुके हैं, चाइना का आप दौरा करके आ गए हैं, वो कोई अहम शख्सियतें अमेरिका में ही बैठी हैं। इस मुल्क में जब भी फैसला होगा उसमें एक्सटर्नल फैक्टर लाजमी आएगा। अब बाबा अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब को सुनिए, वो भी कुछ राय दे रहे हैं। हम शहबाज शरीफ साहब को, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ को इस पॉइंट का क्रेडिट ज़रूर देते हैं। हमारी जमातें या दूसरी जमातें के दरमियान थोड़ा फासला हो भी किसी पॉइंट पे, शहबाज शरीफ साहब ने एक दिन के लिए भी जो उसका जिम्मेदारी है बतौर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उससे पीछे नहीं हटा, और जो भी पार्टीज के अपने अपने राय रखते हुए उन सूरत हाल के बावजूद जहाँ तक नेशनल असम्बली की बात है हमें इकट्ठा रखा और हमने मिल के हुकूमत का मुसलसल मुकाबला किया है। तो ये न्यू फाउंड लव है या दोबारा से मोहब्बत आ गई है, बीच में लड़ाई, पेट फाड़ना, ये क्या लग रहा है? नहीं, ये अंदर सिंध में बड़ा प्रेशर है। आपको भट्टी साहब ने इतनी डिटेल दी, एक छोटी सी एक चीज़ मैं भी ऐड कर दूँ। मौलाना फजल रहमान भी मिले MQM से, तो MQM सिंध में इनके खिलाफ खड़ी हो गई है। मौलाना एक थ्रेट बन के जा रहे हैं सिंध में। सिंध में जमात इस्लामी इनके खिलाफ है, तहरीक इंसाफ इनके खिलाफ है, नून इनके खिलाफ है। मुझे लगा कि जरदारी साहब हैं तो पावर के प्लेयर ना, उनको ये समझ आ गई कि इन सिंध को भी अब नहीं बचा सकते, लिहाजा इसीलिए वो किन से मिल रहे हैं, मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ। कल काफ से मिल रहे हैं, परसों उन्होंने खाना खा लिया। उनकी इतनी इनरोड्स नहीं है ना नून। अब वो जो मेरा आर्गूमेंट मैं कर रहा हूँ, जो जरदारी के ज़िम्मे एक सिक्योरिटी थी ना कि अंदरूनी सिंध मेरी जेब में है, सिंध कहीं नहीं जाता, अब वहाँ पे भी थ्रेट आ गई है। ये वजह पीपल्स पार्टी दोबारा थ्रेट क्या आई है? थ्रेट आई है कि सारे पॉलिटिकल फोर्सेस आपके खिलाफ है जी। आप सिंध में एक पॉलिटिकल पार्टी निकालें, अब MQM आने लगी है कराची, उन्होंने मेरा हाल फैसला कर लिया कि वो तरीके इंसाफ के नीचे नहीं रहेंगे। अगर MQM एक्टिव होती है, बाकी पार्टी एक्टिव होती है तो सिंध निकल जाएगा अपना जरदारी साहब के हाथ से। पंजाब कोई सोच सकता था नवाज शरीफ के हाथ से निकल जाएगा, ये निकला है ना, यही आर्गूमेंट वहाँ गया। अच्छा, तो अगर ये हाँ जी भट्टी साहब, ये अगर सिंध निकल रहा है, सिंध किसके पास जा रहा है और पंजाब किसके पास जा रहा है? सिंध निकल ही नहीं रहा। जरदारी साहब ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की कि अल्टरनेटिव ने हो। शहबाज शरीफ बहुत ज़्यादा अहम हो चुके हैं,
अब देखें, बिलावल भुट्टो साहब शहबाज साहब की तारीफ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। हर बिल तो हुकूमत ने मंजूर करा लिया है, ये तारीफ क्यों कर रहे हैं? सिर्फ मुझे ये कॉमन सेंस है। IMF जरा कह रहे थे कि मुल्क की खुद मुख्तारी बेच दी, मुल्क का एक दिन दिल मिलता है, अगले दिन तेजार हो रही होती है। देखिए, जहाँ से करंट आता ना, जब पीछे से 440 वोल्ट का करंट आया ना, सारी चीजें तो फिर उन करंट के इंतजार करते हैं। शहबाज शरीफ साहब सप्लाई हो चुकी है, शहबाज साहब तक आ गई है। मेरी इत्तला है नवाज शरीफ ने भी शहबाज शरीफ साहब को टोटल फ्री हैंड दे दिया कि भाई हमारी इदारों से टकराव की पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। इसी वजह से मोहतरम हुसैन नवाज साहब ने टीवी के एक प्रोग्राम पर शाहजेब हमारे दोस्त जियो वाले कहा कि हमारे अगले कैंडिडेट हुसैन नवाज ने के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे। पहले हमेशा कहते थे फलां फैसला करेगा, फलां फैसला करेगा। बातें चल पड़ी हैं, इसका एंड क्या होता है मुझे नहीं पता, क्योंकि पाकिस्तान में कल क्या होना है ये कुछ नहीं कह सकता। वो एस्टैब्लिशमेंट समझ गई है कि इनके दिल कुल्ली तौर पर साफ हो चुके हैं और मोहब्बतें बढ़ चुकी हैं। जरा सुनिए शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं। पॉलिटिकल क्लैशेस थे साहब के भी और आपके क्लैशेस थे और आप मैं बीच में खड़ा हूँ ना भाई, मैं बीच में खड़ा हूँ, मैं बीच में दिल जुड़ गए हैं, दिल जुड़ गए हैं, दिल जुड़ जाए तो मतलब चलो बहरहाल दिल पावर पॉलिटिक्स है ना, ये दिल उसको कहते हैं। पावर जब मिले तो हम भाई भाई, पावर नहीं मिले तो हम अपना फौरन एक। वैसे आपको लगता है, मैं वैसी बात आउट ऑफ दी ऑफ द कफ बात कर रहा हूँ, ये इस किस्म की अपोजिशन से ज़्यादा क्या अच्छी चीज़ हो सकती है मियाँ अपना इमरान खान के लिए? इमरान खान से अच्छा अपोजिशन को भी इस तरह मैं की लॉटरी है वैसे फायदा। इमरान खान दुनिया का खुश नसीब आदमी था जिसे ये अपोजिशन मिली, लेकिन दुनिया का अजीब आदमी है कि इस अपोजिशन को उसने इकट्ठे कर दिया, जो गले में पटा डाल के घसीटते थे और कहते थे कि इसका साथ दिया तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। ये इमरान खान की खूबी है। 3.5 साल में बताएं इमरान खान ने कौन से दोस्त बनाए और कौन से अच्छे दोस्त जो उनके साथ मुखलस नहीं गुआए। मुझे बंदों के नाम बता दें। जस्टिस वजीउद्दीन, मैं पुराने ले लूँ, वो मोहतरमा एक कसूरी मदर ऑफ PTI, इस वाहिद आदमी हैं जिन्होंने आज वो जुल्फां दी छां, अल्लाह माफ करे, अब जुल्फी बुहारी भी कह रहे हैं शहजाद अकबर ने ठीक नहीं किया, इमरान खान साहब को रिपोर्टें कर। जुल्फी बुहारी जैसा आदमी कह रहा है अनबिलीवेबल यार, ओ दुबई, ओ दुबई, ओ दुबई, ओ सॉरी, ओ सच, ये तो लंदन के नेशनल है। अब ये सारी चीज़ें, और कल आपके बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने कहा है कि ये हुकूमत हमारा साथ नहीं दे रही, हमारे साथ एग्रीमेंट नहीं की है, हम इनका साथ छोड़ सकते हैं, हमें वजारतें दें। ये सारी चीज़ें क्यों अचानक हिल पड़ी? अपोजिशन को तो छोड़ दो, पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान, हम नून लीग को मलिक साहब छोड़ देते हैं। मुझे काफ आज MQ का भी बयान चल रहा था, अगर अवाम इमरान खान से मुतमईन नहीं है तो हम कैसे होंगे, ये कैसे होगा? साहब आपने खबर दी थी, वो हम इतनी डिटेल में नहीं जाते कि कोई एक ऐसा फैक्टर है अगर वो सेटल हो जाए तो ये भी सब सेटल हो जाएंगे। चलें जरा मरियम साहब, इमरान खान साहब ने ऐसी नामुनासिब बात की है जो किसी भी सूरत में नहीं उन्हें करनी चाहिए थी। देखें, गुजारिश है कि अल्लाह ताला ने जिसको भी इज़्ज़त दी हो, शहबाज नवाज शरीफ भी वज़ीर आज़म रहे, जरदारी भी रहे, कुछ अदारे अपनी जानो माल की कुर्बानी फजूलियात सुनने के लिए नहीं देते, उन्हें अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है। तो सुनने में तो अदाकार और पुलिस और एक अहम तरीन अदारों को जिस तरह डील करना चाह रहे हैं, दिस इज नॉट प्रॉपर वे। अच्छा, मैं जरा मरियम अपना भट्टी साहब, खबरें हैं कि वो गैप खत्म हो गया, वो खला खत्म हो गया। जितना मैंने कह दिया था कह दिया मलक साहब। यार खला कभी खत्म होता है कभी शुरू हो जाता है, लेकिन जरा सुनिएगा मरियम साहब भी कुछ कह रही हैं, वो भी यार एक अहम लीडर है। अब सिलेक्टेड कौन है? अब सिलेक्टेड कौन है? आपने ट्वीट किया था बिलावल साहब के लिए, अब बता दें अब सिलेक्टेड कौन है? इंशाल्लाह ताला जो सिलेक्टेड था वो अब ऑन हिज वे आउट है। इमरान खान को हटाने के लिए हम हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं और हम बहुत शुक्रगुजार हैं शहबाज शरीफ साहब के, मरियम शहबाज शरीफ साहिबा के, हमारा माजी का इख्तलाफात के बावजूद ये बड़ा मकसद के लिए हम इकट्ठे हैं। हुण पहले तो मैंने बड़ा मकसद दिखाओ मलिक साहब। पावर, ताकत, इक़्तिदार, यही बड़ा मकसद है यार। और मैं समझता हूं उनके दिल साफ हो गए, आवाम के लिए ये तड़प रहे हैं तब्दीली के लिए। 24 घंटे में आप इलेक्शन करा देंगे, एक दूसरे के खिलाफ फिर केस। अच्छा काजी साहब,
कौन से सख्त अल्फाज हैं जो पीपल्स पार्टी ने नून लीग के बारे में नहीं कहे और नून लीग ने पीपल्स पार्टी, वो मुझे बताए। नामुनासिब सख्त तरीन, ये अवाम के लिए नहीं आए। लेकिन मैं इनको इकट्ठा करने का क्रेडिट इमरान खान को दूंगा। मलिक साहब माइंड करते हैं तो करें। नहीं भट्टी साहब देखिए ना, अगर यार उस आदमी इमरान खान है, किसी भी ऐसा मौसम नहीं है। इनके इमरान खान साहब के साथ शुरू से चलते हैं, जो शौकत खानम का लंदन में सारे पैसे इकट्ठे करते हैं, फंड रेजिंग, बड़ा जेन्युइन आदमी है वो, बड़ा ही जेन्युइन आदमी है। मेरी चंद दिन पहले उनसे बात हो रही थी, जो पहले दिन से अगर 100 लोग इकट्ठा करते हैं ना, तो उधर एक नवाब रेस्टोरेंट है, उधर खाना होता है, वो फंड वो करते हैं। वो कह रहे यार समझ नहीं आती, खान साहब ने एक अच्छा दोस्त नहीं रहने दिया। नहीं तो तैनाती तो आप, कुछ लोग कहते थे मई जून होगा, उसमें आपने भी कहा था मई जून बड़ा अहम होगा। मुझे तो शायद उस बारे में उससे ज्यादा पता है। नहीं थोड़ा सा मैं भी बता दें, आप सीख दें। बस बेखुदी बेसबब नहीं। चलें ठीक है। अच्छा जी, अब अवामी राब्ता मुहिम की तरफ आते हैं। अवामी राब्ता मुहिम यार, ना कोई अवाम के लिए एजेंडा, ना गल ना बात। IMF के साथ राब्ता हो रहा है। फरूख हबीब हमारे दोस्त हैं, उनसे वो जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अवामी राब्ते का जो है वो फैसला किया है, और अवामी राब्ते के हवाले से बड़ी देर से जो है वो हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, जो मुख्तलिफ अतला में हमारे लोग हैं, उनकी ख्वाहिश है वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो अवाम में आएँ और उनको आकर जो हुकूमत की हमारी कारकर्दगी है, जो हुकूमत की तरजीहात हैं, वो डायरेक्ट जो है वो पब्लिक के साथ आके जो है वो शेयर करें। जी मलिक साहब, बड़ा ज़ोरदार अवामी राब्ता है। इससे पहले आपको सुन के खुशी होगी कि पंजाब में इनके पास जहांगीर तरीन साहब थे, लीम खान साहब थे, भट्टी साहब वाली बड़ी खूबसूरत बात है, दोस्तों को छोड़ा नहीं। अब इसके लिए इस मुल्क का, पाकिस्तान का सबसे सिम्बॉलिकली जो नॉन कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर होता है, उसको हम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। और प्रेसिडेंट पाकिस्तान आर्मी के भी चीफ होते हैं, कागज़ों में मैं बात कर रहा हूँ। वो 2 दिन लाहौर आए हैं, मेरे ख्याल आपने किसी ने बात ही नहीं की। उनके आने का सिर्फ और सिर्फ वाहद मकसद था कि पार्टी के आगे जाएँ, और उन पर इतना हमला हुआ है, महंगाई, सब ने कहा जी आप पहले नौकरियां लाएं, हम बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयार ही नहीं है। आपका गवर्नर पंजाब ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि इन हालात में हम बल्दियाती इलेक्शन नहीं जीत सकते। और इस वक्त खान साहब अपने आने से पहले सदर पाकिस्तान को इस्लामाबाद से लाहौर 2 दिन का दौरा करा चुके हैं, और पूरी पार्टी के लोग मिल चुके हैं, और किसी ने भी पॉजिटिवली इस पर जवाब नहीं दिया। सब ने कहा जी आप सब जॉब्स लाएँ, महंगाई कम करें, रोज़गार दें, फिर हम इलेक्शन में जाएंगे। ये सुन लें मेरे से अवामी राब्ता। का ऐसा मैं अर्ज़ करूँ, एक तो आपको उसूलों की सियासत बताऊँ। अब सरकारी लोगों को कहा जा रहा है आपको नौकरियों में कोटा दिया जाएगा। वाह वाह, नहीं ये करप्शन नहीं है, करप्शन तो मादी के हुक्मरान करते थे, ये करप्शन नहीं है। अब कहा जा रहा है आपको कोटा दिया जाएगा, 15 मुलाजम, 10 मुलाजम। दूसरी बात, वज़ीर आज़म हक है, वो पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म में मेरे भी हैं। अवामी राब्ता ही चलो अपोजिशन करे महंगाई के ख़िलाफ़, करप्शन के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़, ये किसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे? इनका क्या मौक़िफ़ क्या होगा जलसे जुलूसों में? हाक में वक्त तो डिलीवर करने आता है। क्या ये कहेंगे कि अपोजिशन 3.5 साल पहले वाली चोर है? क्या ये कहेंगे कि मैं जो महंगाई हुई है, महंगाई नहीं हुई, आप झूठ बोल रहे हो, बिजली महंगी नहीं हुई, पेट्रोल महंगी नहीं हुई, गैस महंगा नहीं हुआ? ये किसके ख़िलाफ़ अवामी मुहिम चला रहे हैं? अवामी मुहिम का मकसद होता है ना, यहाँ तो जनरल इलेक्शन आ जाए, ठीक है आपका हक है, आप एक पार्टी के सरबराह। बारक साहब अपोजिशन तो एहतजाज करे, हुकूमत के खिलाफ गलत करे या NRO लेने के लिए करे, जो मर्जी कह ले। और ये अब अचानक ही अवामी राब्ता मुहिम क्यों याद आ गई? तो अच्छे खासे टेलीफोन पे मेरा कमेंट रह गया था, आपने कहा था कि दुनिया की तारीख में इतनी अच्छी अपोजिशन किसी हुकूमत को नहीं मिली होगी। मैं एक फिक्रा कहना चाह रहा हूँ, दुनिया की, पाकिस्तान की तारीख में किसी अपोजिशन को इससे अच्छी हुकूमत भी नहीं मिली होगी। मैं जिसने खाने की कीमतें 150 गुना महंगी कर दी, बेरोजगारी डबल कर दी, अफरात ज़र आपके सामने, तो दोनों का मैच बड़ा डिफिकल्ट। मैं ये कह रहा हूँ, मुखालफत थी पीपल्स पार्टी और नून लीग की। इमरान खान की वाहिद शख्सियत है, इसने पीपल्स पार्टी और नून लीग को दर्जनों दफा मिलने पे मजबूर कर दिया। वो यार खुदा के बंदो एहतसाब करते रहो, लेकिन आवाम के लिए भी कुछ करो, वो करें। असल अच्छा ये भी एक है कि वो कुछ बाज़ फैसलों के हवाले से कोई कौमी फिजा भी बनाना चाहते हैं, जो अवामी राब्ता मुहिम है कुछ है, तो ये भी आपको लगता है? फैसले क्या कर सकते हैं, ये क्या कायदे आदम है? अब ये अगर ये सोच रहे हैं ना 2014 लोग ऐसे जोक दर जोक आएंगे, और जो एक उन्होंने बात कही थी आप भूल जाते हैं कि मैं हुकूमत से निकल के ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा। मुझे ये बता दें, दुनिया का कोई वज़ीर आज़म इक़्तिदार में हो, 22 करोड़ आवाम की जानो माल का हलफ लिया हो,
और वो इक़्तिदार में कहे कि जब मुझे बाहर निकलूंगा तो ज़्यादा खतरनाक, मैं हुकूमत में आया तो खिदमत नहीं कर सका, खतरनाक। यार व्हाट इज दिस यार। भट्टी साहब देखें जो सरकारी इदारे होते हैं उन्होंने रहना होता है, उनका कंसर्न इतना जेन्युइन है, मतलब एक किस्म की वॉर हुई है, बैटल्स हुई हैं बलूचिस्तान में, और आपके शायद इतला भी ना हो, हमारी पाकिस्तान ने ईरान से सरहद बांध की हुई है, सूरत हाल है बलूचिस्तान की, महंगाई आपके सामने है। मैं 2 मिनट मैं बलूचिस्तान में बात नहीं करूंगा, उधर सूरत हाल कशीदा, और अल्लाह ताला आप अवामी मुहिम्मों पे जा रहे हैं, आप अवामी मुहिम्मों की बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, जो शहीद हुए हैं वो उन शहीद का तो मुकाम ही बड़ा है। जेन्युइन बैटल। मलक साहब आपका वज़ीर आज़म चाइना से आते हैं, बलूचिस्तान में जो हालात है वो टेलीफोन करके पूछे, मैं उस पर ज़्यादा ब्रीफिंग नहीं दूंगा, ISPR शहोदा के बारे में बता चुका, कितने शहीद हैं मैं उस पर भी नहीं जाऊंगा। आके तर्जमानों को बुलाते हैं, इनका काम था आते सारे बलूचिस्तान जाते और जो शहीदा हुए हैं उनके खड़े होते साथ के, मैं तुम्हारा वज़ीर आज़म हूं, चीफ एग्जीक्यूटिव मैं साथ हूँ। आर्मी चीफ बार बार क्यों जाते हैं फ्रंट लाइन पे, उन्हें लड़ना तो नहीं होता, लेकिन हौसला है यार। ये वज़ीर आज़म 4 दिन बाद आया और बलूचिस्तान में इतने खतरनाक हालात हैं कि काबिल बयान नहीं है, तर्जमानों का कर रहे हो भाई, फौज के चीफ कमांडर आप हो, तो ये थोड़ा सा संजीदा लेना चाहिए। तर्जमानों ने हुकूमत नहीं चलानी, जवाब दे इमरान खान साहब है। वज़ीर आज़म ये एक ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, और ये 2-3 अहम नुक्ते थे या नुकात थे कि वापस आके एकदम से वो मुतहरक क्यों हो रहे हैं, आने वाले दिनों में कौन से मैटर्स और इशूज़ जो हैं वो रिजॉल्व होने हैं, सेटल होने। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और बात करेंगे कि लंदन का क्या रोल है। लंदन का हमेशा ही रोल रहा है भाई, वहाँ गोरा बहादुर जो बैठा हुआ है वहीं लगता है उसी को दारुल खिलाफा बना दें लंदन को। बहरहाल ये तो एक मजाक था, मगर ये मजाक हमारे साथ कब से हो रहा है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। भट्टी साहब एंड मलिक साहब, भट्टी साहब पहले ये फरमाएं कि ये एयाज सादिक साहब भी लंदन की तरफ यानी जा रहे हैं, और वहाँ से अभी मियां नवाज शरीफ साहब एक वर्चुअल मीटिंग भी जो है वो हेड कर रहे हैं उनकी, और बहुत सी बातें और भी हैं। मैं आपसे पूछूंगा तो इफ़वाद हुसैन साहब की एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट भी है, ये भी मैं आपको सुनाऊँगा। तो ये कितने एक्टिव हो रही है, जो लंदन दोबारा एक्टिव हो रहा है? लंदन अब मैटर नहीं करता, लंदन की पॉलिसी अदारों से टकराओ, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अदलिया से टकराओ, नाकाम होगी। मैंने अर्ज़ किया है नवाज शरीफ ने मेरी इतलात के मुताबिक फ़िलहाल, इसलिए सियासत में कोई हतमी नहीं कहते, जो दोस्त आज मिल रहे हैं फ्री हैंड दे दिया, एजाज सादिक मैटर नहीं करते। इत्तेहादी हुकूमत की, इमरान खान की हुकूमत तब जाएगी इत्तेहादी अलग होंगे, और इत्तेहादी उसी सूरत में अलग होंगे जब इत्तेहादी बनाने वाले इत्तेहाद को कहेंगे ठीक है जी अपनी मर्जी कर लो। लंदन मैटर नहीं करते, एजाज सादिक मैटर नहीं करते, लेकिन इमरान खान साहब को मौजूदा सूरत हाल को संजीदा लेना चाहिए, ये मेरा ख्याल है। ये माजी की तरह खाली बढ़के नहीं है इसमें, क्योंकि कल नेशनल बलूचिस्तान की जो क्या जमात है जिसके CM साहब है, उनकी तरफ से खदशात आना, पीपल्स पार्ट और उसकी तरफ MQM से आना, काफ लीग से परवेज लाई साहब का मिलना, और जरदारी साहब का मिलना, शुजा साहब का मिलना, और मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत आइंदा 3 रोज़ में हो जाएगी। वो तो शहबाज शरीफ ब्रिज का रोल अदा कर रहे हैं। अच्छा, ये मैं फवाद चौधरी साहब जो हैं उनकी मैं एक ट्वीट सुना रहा हूँ। नून लीग में शरीफ ख़ानदान के एकतरफा फैसलों की वजह से चौधरी निसार जैसा मजा हुआ सियासतदान पार्टी से करारा कशी कर गया। शायद खाकान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात अभी नुक्ता आगाज़ है। 2023 से पहले बहुत लोग पार्टी में बादशाही निज़ाम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करके उन्हें छोड़ जाएंगे। पीपल्स पार्टी भी इसी सूरत हाल से 2-4 है। ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। बहुत बड़ा दुख है, चौधरी साहब को लगता है कि बहुत ज़्यादा की बैठे हैं अपने फवाद साहब के, इतने बड़े लोग नून छोड़ना नहीं, बट दिस इज़ टोटली इनरेलेवेंट। कहानी ये है कि नवाज शरीफ का जो आर्गूमेंट मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, नवाज शरीफ का आर्गूमेंट ये है कि अदम एतमाद के पहले वो खिलाफ रहे। वो भट्टी साहब की बिल्कुल इतला ठीक है कि वो जोश खत्म हो गया एस्टैब्लिशमेंट से लड़ने का। अब नवाज शरीफ की पोजीशन ये, और ये आप इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, नवाज शरीफ ही नून को लीड करेगा, जो मर्जी कर लें, उनका रोल बड़ा है या छोटा है। वो रोल ये है नवाज शरीफ का कि अदम एतमाद होगी, मगर उसके बाद इलेक्शन होंगे। और नवाज शरीफ का एक ही कहना है कि अदम एतमाद तब हम जाएंगे जब कोई ताकतवर हल्का इसका हिस्सा नहीं होगा। अगर हमने ऐसी किसी अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बनना, ये नवाज शरीफ की मैं आपको लेटेस्ट पोजीशन दे रहा हूँ। कौन सी पक्की खिलाई जाए ताकतवर हल्कों को कि वो बिल्कुल न्यूट्रल हो के मियाँ साहब के लिए रास्ते खोल दें?
काजी साहब, मैं तो अपनी राय दे रहा हूँ। अपोजिशन की दो स्ट्रेटेजी हैं, एक अदम एतमाद, एक उससे पहले कि अगर वो इत्तेहादी दो जमातों को वो कह दें हम हुकूमत का साथ नहीं देते, क्योंकि अदम एतमाद पेश करेंगे ना तो फिर अपोजिशन को 172 या 73 लोग असम्बली में ले जाने होंगे। अगर हुकूमत के इत्तेहादी 10-12 MNA छोड़ जाते हैं तो फिर अपोजिशन कहेगी वज़ीर आज़म अक्सरियत खो बैठे हैं, एतमाद का वोट लो। एतमाद के वोट की सूरत में फिर वज़ीर आज़म को 173 बंदे होंगे। उस दौरान जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो PTI में से है, उनमें से कोई बीमार हो जाएगा, कोई 2-3 दिन पहले अचानक लंदन चले जाएगा। ये मैं आपको खबर पूरी इतला से दे रहा हूँ। अपोजिशन की इस वक्त स्ट्रेटेजी है कि अदम एतमाद लाने से पहले इमरान खान के इत्तेहादी एक आधी जमात को अलहदगी का ऐलान करवाया जाए, खाली खदशात नहीं। उससे उन्हें हुकूमत गिराने में पता लग जाएगा। जब इत्तेहादी अलग हो जाएंगे, छोड़ देंगे हुकूमत को, मलक साहब, फिर पता चल जाएगा कि वो भी न्यूट्रल हो गए। समझ गए आप जो राइट नहीं, आप सही कह। एक थोड़ी सी इसमें वजाहत मैं कर दूं कि आपका जो हमारा कानून है ना, अगर मैं PTI से MNA बनाऊँ तो मैं उसके खिलाफ नहीं वोट दे सकता, वो मेरे पे मैं D सीट हो जाता हूँ। उसका फिर फार्मूला जो भट्टी साहब, मैं भट्टी साहब की बात एक्सप्लेन करना, उसका ये है कि मैं क्योंकि बड़ा सियाना आदमी हूँ तो मैं उस दिन बीमार हो जाऊँ, मैं लंदन चला जाऊँ, मैं पैदल चला जाऊँ, ताकि मेरी एब्सेंस इट सेल्फ जो है ना वो वोट दूँ। ये जरा जुल्फी बुखारी साहब ने भी कुछ आज एक स्टेटमेंट दी है, वो भी बड़ी डिफरेंट लग रही है, सुनाइए। जहाँ तक एडवाइजर साहब शहजाद अकबर साहब की बात है, वो इस सिस्टम को समझ नहीं थी या वो उस तरीके से इतने शायद बेहतरीन लॉयर नहीं थे। ये भी कतन गलत है कि सिर्फ शहजाद अकबर को आप फरमान मोहम्मद अब्बास केले, मतलब कि शहजाद अकबर साहब 3.5 साल थे, तो जो लोग पेश करते थे रिपोर्ट्स PM साहब को कि शहजाद अकबर जबरदस्त काम कर रहे हैं, वो भी सामने आए, उनकी भी छुट्टी होनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ जितना निज़ाम को शहजाद अकबर साहब समझते हैं कोई भी नहीं समझता। यार वो जुल्फी बुखारी साहब अंदाज़ा करें जो पाकिस्तान में रही नहीं, जिनकी टोटल इंटरेस्ट लंदन में, वो आज हमें बता रहे हैं पाकिस्तान का निज़ाम कौन समझता है कौन नहीं समझता। जुल्फी बुखारी क्या कहते हैं, जो वज़ीर आज़म को रिपोर्ट देते थे IB के सरबराह को कह रहे हैं, मैं आपको नाम बता देता हूँ, आज़म खां को कह रहे हैं और एक और को कह रहे हैं, उनका नाम नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुस्सा जुल्फी बुखारी को, जो मैंने नाम लिया इसके अलावा किसी और नाम पे। तो मतलब वही है ना कि पार्टी के अंदर इतनी डिवीजन है, इतने एक दूसरे के खिलाफ है सारी। बस मलिक साहब, बहरहाल एक ब्रेक है, ये देखें नई आराम रहती हैं, आज कोई बदली हुई राय हम देख रहे हैं। बहरहाल एक ब्रेक के बाद दोबारा हम हाजिर होंगे। IMF को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चीन का जो दौरा है CPEC का वो कहाँ खड़ा है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ हैं प्राइम मिनिस्टर के मामले ख़ुसूसी बराए CPEC जनाब खालिद मंसूर साहब। ये इस दौरे पर भी मौजूद थे, ये जो अभी दौरा हुआ चाइना का। थैंक यू वेरी मच खालिद साहब आपके वक्त के लिए। पहला सवाल मेरा ये है, हुजूर ये बताइए कि बड़ा वाइटल और फंडामेंटल हम सब समझते हैं CPEC को पाकिस्तान की तरक्की के ज़िमन में, और बहुत सी मुश्किलात भी इसके रास्ते में शायद आती रही होंगी और अब भी होंगी। क्या डेवलपमेंट हुई है, ये दौरा किस हवाले से अहम है CPEC के ज़िमन में, और क्या माशी हमने जो है कुछ कमिटमेंट्स ली हैं या की हैं चाइना के साथ इस दौरे पे? खालिद साहब जी बहुत शुक्रिया जी। मैं बहुत अरसे से और काफ़ी मैंने दौरे खुद भी किए हैं जब मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में था, लेकिन जिस किस्म की तैयारी के साथ हम लोग इस दौरे पे गए हैं और वहाँ पर जिस किस्म का रिस्पॉन्स मिला है फ्रॉम दी चाइनीज मेगा कंपनीज, जो कि फॉर्च्यून 500 की कंपनीज हैं, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ 1-on-1 मीटिंग की और जो वर्चुअल मीटिंग थी, लेकिन मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुल्क के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से ये इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, कोई 20 मीटिंग की हैं, और उसके अंदर जो उनकी जो इन कंपनीज के जो सीनियर मोस्ट लेवल जो उनके चेयरमैन थे, उन्होंने अपनी प्रपोजल पे ब्रीफिंग दी और अपनी उन्होंने एक प्लेज की कि हम पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनकी प्रपोजल को अप्रिशिएट किया, उनको एश्योर करवाया कि उनको हर किस्म की फैसिलिटेशन मिलेगी और पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छे कंपैरेटिव इन्वायरमेंट हैं, और ये हम बाकायदा रिसर्च के साथ हमने उनको प्रेजेंट किया।
तो ये मल्टीपल बिलियन डॉलर्स की उन्होंने प्लेज की है कि वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो 7 सेक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं हमें हमारे मुल्क के अंदर, इंशाल्लाह ताला जो हम चाह रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो रेवोल्यूशन आए और पाकिस्तान एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने जिसकी बेसिस के ऊपर हमारी जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो सके, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन हम कर सकें, तो उसके ऊपर एक डिटेल रिसर्च के साथ एक किताबचा बनाया गया और उसके अंदर ये कंपैरेटिव एनालिसिस किया कि क्या बिजनेस केस है चाइनीज इन्वेस्टर्स के लिए कि जिसके अंदर अगर वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें तो पाकिस्तान एक बेहतर डेस्टिनेशन है कंपेयर टू दी अदर डेस्टिनेशन जहां चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, लाइक बांग्लादेश है, वियतनाम है, कंबोडिया है या अफ्रीकन कंट्रीज हैं। तो ये जो बुक्स हमने प्रिपेयर की थी और प्राइम मिनिस्टर साहब की जो मीटिंग हुई है 1-on-1 प्रीमियर ली के साथ भी और प्रेसिडेंट शी के साथ भी, तो उसमें उन्होंने कहा कि और उसका टाइटल ये था कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान, और ये सेक्टर जो है 7 सेक्टर थे, एग्रीकल्चर है, टेक्सटाइल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर आपका फुटवेयर है, फर्नीचर है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये 7 सेक्टर्स के ऊपर ये किताबचा जो है मुरतब किया गया था। अच्छा खालिद साहब, मैं गुजारिश करूंगा, एक माशाल्लाह आप जैसे कह रहे हैं बड़ा अच्छा दौरा रहा, आपकी तवक्कुआ से ज़्यादा रहा। क्या हुकूमत चीन ने भी पाकिस्तान में कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाने की कमिटमेंट किया और क्या सी पैक में तेजी आएगी और इसके समरात आम शहरी तक कब पहुंचेंगे इस कामयाब दौरे के? भट्टी साहब देखिए, ये जो कमिटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ ना, और वो कमिटमेंट वो माशाल्लाह मल्टी बिलियन डॉलर की हैं, और ये वो जो 19 मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने चेयर की हैं, और ये जो पाकिस्तान के जो 7 सेक्टर्स हैं जिसके अंदर हमने उनको बताया है कि यहाँ पर उनके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दूसरे मुल्कों के मुकाबले में ज्यादा हैं, उसके ऊपर तो उन्होंने वो सारा का सारा हमारी बातचीत सुन ली है और वो उसको स्टडी करेंगे, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर मजीद इन्वेस्टमेंट जो है वो ये लोग लेके आएंगे। हमने उनको कहा कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, हम आपको 1 विंडो ऑपरेशन देंगे, हमारे पास जो फिस्कल इंसेंटिव्स हैं वो दूसरे ममालिक के मुकाबले में ज्यादा हैं, तो ये उनके लिए एक प्रॉपर बिजनेस केस है और विन विन है। तो ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वर्थ बिलियन, इनमें तकरीबन 3-1 साल लगते हैं कि इनको डेवलप होके एग्जीक्यूट होते हुए, और वंस दे आर डन जो हमारी मुल्क के लिए जो इकोनॉमी का जो रिवाइवल है या पैराडाइम शिफ्ट है वो यही है कि हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाए और साथ के अंदर अल्लाह आपका भला करे हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन वाली इंडस्ट्री लगाएं, जिससे हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो खत्म हो जाता है। खालिद साहब, मैं अपना सी पैक की जो डार्लिंग है वो गवादर है, उस हवाले से मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है जानने का। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, बिजली हम ईरान से ख़रीदते हैं जो हमारा सबसे बड़ा आइकॉन है ग्वादर का। पानी वहाँ पे नहीं है। मुझे याद है 7 बजे के बाद मुझे वहाँ कोई टैक्सी नहीं मिली। जो चॉकलेट मैंने खाई वो ईरान से आई थी, और मुझे लस्सी का भी, क्योंकि लाहौर से थे मेरा ताल्लुक है, वो भी ईरान से थी। तो जो इतना बड़ा हमारा आइकॉन है, अगर वहाँ पे हम अपनी बिजली नहीं बना सके अभी तक, एयरपोर्ट वहीं की वहीं है, तो उससे क्या? तो मगर जब हमें ख़बरें मिलती थी 5-6 साल से, वो ऐसे लगता था कि सारी दुनिया की तवज्जो ग्वादर पे है। तो रियलिटी क्या है, ज़रा क्लियर कीजिएगा। सर देखिए, इसमें रियलिटी ये है कि जो बड़े वाशगाफ अल्फाज में चाइनीज की टॉप लीडरशिप ने कहा कि सी पैक जो है वो एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना या शी जिनपिंग का जो ड्रीम है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि कोई इसके अंदर शक नहीं है कि गवादर जो है दैट इज ज्यूल इन द क्राउन, क्योंकि ये जो इन्होंने ऑल्टरनेट अपना ट्रेड का राउट बनाया है फ्रॉम शिनजियांग से लेकर ऑल द वे टू गवादर, तो वो उनकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ ट्रेड का मंबा होगा, पहली बात। दूसरा जो आप फरमा रहे हैं कि इसके अंदर जो हमें 3 बड़ी कंपनी का कंसोर्टियम है, उन्होंने जो कमिटमेंट दिया, तो गवादर के फ्री जोन के अंदर एक ह्यूज ये मेटल रिप्रोसेसिंग एंड लो कार्बन रिप्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट वाला प्रोजेक्ट जो पार्क पूरा लगाना चाहते हैं 4.5 बिलियन का, उसके अंदर जो पावर की रिक्वायरमेंट होगी वो कैप्टिव पावर है, वो पावर प्लांट भी उसके अंदर खुद लगाएंगे। जहां तक आप उसका ताल्लुक कह रहे हैं कि जो ईरान से जो बिजली आती है, इसमें कोई शक नहीं है कि फिलहाल ईरान से बिजली आती है, क्योंकि गवादर को पिछले दौर के अंदर कभी भी नेशनल ग्रिड से कनेक्ट ही नहीं किया गया। अब वो जो प्रोजेक्ट पीएसडीपी से हो रहा है वो इंशाल्लाह अगले साल के
मिड तक जो है वो हमारी नेशनल ग्रिड से कनेक्टिविटी हो जाएगी, जिससे कम से कम 100 मेगावाट बिजली जो है गवादर में नेशनल ग्रिड से आने लग जाएगी, क्योंकि अब नेशनल ग्रिड के अंदर हमारे पास बिजली मौजूद है। जहाँ तक पानी का ताल्लुक है, पानी के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हम बड़ी एक्सपीडिशियसली उसको शुरू कर रहे हैं, और ऐसे पानी के प्रोजेक्ट हैं कि वो समुंदर के पानी को ट्रीट करेंगे और उसके बाद वो इंडस्ट्री के लिए भी अवेलेबल होगा और आवाम के लिए भी अवेलेबल होगा। जहाँ तक आवाम का ताल्लुक है तो उसके लिए चाइना के तवस्सुत से 3000 जो सोलर पैनल हैं वो ऑलरेडी गवादर पहुंच चुके हैं, और अगले 2 महीनों के अंदर उन जो मुस्तहिक लोग हैं उनकी छतों पर उनको लगा दिया जाएगा। तो उसकी वजह से जो लोड शेडिंग होती है, जो ईरान से बिजली आती है, तो उनकी वो तकालीफ भी दूर हो जाएंगी। लास्ट में आपने जिक्र किया कि एयरपोर्ट का, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 30% काम कंप्लीट हो चुका है, और अगले साल के आखिर के अंदर वो प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और ऑपरेशनल होगा $230 मिलियन की खर्चे से, और वो सारा का सारा वो एक एड है चाइनीज, जिसकी बेसिस के ऊपर ये जो एयरपोर्ट है ज़ेरे तामीर है। खालिद साहब, लास्ट एक कमेंट मैं चाह रहा हूँ आपसे, सिक्योरिटी के भी कुछ कंसर्न्स, चाइनीज एम्बेसडर इन पाकिस्तान उसने एक लेटर भी लिखा था, तो लेटली रिसेंटली ट्रैवल हिस्ट्री में कोई इस तरह की भी कोई नेगोशिएशन हुई है या चाइनीज ने कोई कंसर्न शो किए हैं? सर, चाइनीज ने अपनी सेटिस्फेक्शन का इजहार किया है कि जो अनफॉर्चुनेट वाकयात हुए थे, एक दासू के अंदर हुआ था और एक दूसरा जो है वो गवादर के अंदर हुआ था, ये दो एक ऐसे हादसा थे कि जिसके अंदर जो काम है वो आउटसाइड द बैटरी लिमिट ऑफ प्रोजेक्ट्स हो रहा था। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हुए हैं जी, कि $5 बिलियन के तो प्रोजेक्ट मेरे जेरे निगरानी हुए, और उसके अंदर बिल्कुल फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी चाइनीज को। हजारों चाइनीज उसके ऊपर काम कर रहे थे और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटोकॉल था। और मैं जो है बड़ा एक्नॉलेज करना चाहूँगा कि जो प्रोफेशनल सिक्योरिटी हमारी पाकिस्तान आर्मी और नेवी ने प्रोवाइड की है, ये हादसा नहीं हुए, ये 2 अनफॉर्चुनेट वाक़यात हुए। उसके बाद आप ये देख लीजिए कि आर्मी ने, जिसके अंदर हमारा जो स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन है साउथ का और नॉर्थ का, जिसको डायरेक्टली पाकिस्तान आर्मी लुक आफ्टर करती है, मिलिट्री ऑपरेशन जो है सेंट्रल स्ट्रेटेजी बनाती है, उन्होंने फिर इस किस्म के प्रोजेक्ट जो कि ओपन एनवायरनमेंट के अंदर हुए, जिसके अंदर हादसा हुए, तो अपने सिक्योरिटी SOPs को फिर से देखा और उसको मजीद उन्होंने टाइटन किया, और उसके बाद उन सबको कंसोलिडेट करके एम्बेसी के अंदर ये जो हमारा जो एम्बेसडर साहब हैं नोंगरोंग, उन्होंने अपने सिक्योरिटी एक्सपर्ट की मौजूदगी में बड़ी मुफस्सल हमसे प्रेजेंटेशन दी, और उसके 2 नताइज तो इमीडिएटली सामने आए। एक तो ये है कि दासू पे और ये जो ईस्ट बे एक्सप्रेस बे है गवादर में, उस पर दोबारा रीमोबलाइज हो गया, काम दोबारा से शुरू हो गया और बहुत तेजी से वो उसमें रवा दवा है। और उसके बाद ज्वाइंट जो JCC है, ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी, वो भी। अच्छा खालिद साहब, सिर्फ एक रहनुमाई फरमा दे कि एक तो अच्छी बात आपको मुबारक हो, जो सुना है कि वजीर आज़म साहब ने जो 50 लाख घर का कहा था, उसमें भी चाइनीज ने कोई इंटरेस्ट लिया है कि हाउसिंग के काम में वो इधर प्रोजेक्ट करेंगे। जी भट्टी साहब, ये वाला प्रोजेक्ट है, बिल्कुल आपने सही फरमाया, इट इज़ वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर्स हार्ट। तो इसमें एक बहुत बड़ी चाइनीज कंपनी है जो कि क्लेम करती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और पाकिस्तान के अंदर उन्होंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। तो उन्होंने कहा कि नया पाकिस्तान के साथ उन्होंने MOU साइन किया, और वो स्टार्ट कर रहे हैं 5000 घर बनाएंगे जो कि कॉस्ट इफेक्टिव होंगे। तो ये हाउसिंग के अंदर भी कमिटमेंट दी है एक कंपनी ने, और उसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला हम कोऑर्डिनेट करेंगे कि जल्द से जल्द काम शुरू करवाया जाए। खालिद साहब, आपने हमें बड़ा एनलाइटन किया। मुझे लगता है हमें एक अच्छा और लंबा सेशन आपके साथ रखना पड़ेगा। स्टिल वी आर वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर टाइम। तो भट्टी साहब, एक उन्होंने अपना एक तो दे दिया, मेरे पास टाइम नहीं है, हम इस पे जो बाकी की बातें हैं और जो IMF की हमारी कुछ सब्जेक्ट रह गए हैं उस पर कल बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।